हम बच्चों न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, जो न्यूक्लियस हम समझने जा रहे हैं, ये बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरफेज न्यूक्लियस होता है। तो हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन कौन सा? इंटरफेज। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब ये होता है, आगे जब हम सेल डिवीजन समझते हैं तो सेल डिवीजन में आप लोग जानते हैं कि सेल साइकिल के टाइम पर G1 S G2 स्टेज आती है। इतना आप जानते भी होंगे, G1 S G2। G1 S G2 को कहा जाता है इंटरफेज, और उसी इंटरफेज में ही हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। क्योंकि जैसे बच्चों G2 के बाद प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज में हम आगे समझते हैं कि प्रोफेज की एंड आते आते न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट जाती है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई तो फिर न्यूक्लियस की स्टडी कैसे कर पाएंगे? अरे जब मेम्ब्रेन ही टूट गई तो उसमें फिर हम स्टडी नहीं कर पाते। यानी स्टडी हम G1 S G2 स्टेज में ही कर पाते हैं, मतलब इंटरफेज में ही कर पाते हैं। इसीलिए हमने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब जब तक इंटरफेज है तब तक हम न्यूक्लियस की स्टडी कर पाएंगे, उसी को हम समझने जा रहे हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखोगे, ये बच्चों न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, इसमें आप लोगों को ऐसे मेम्ब्रेन दिख रही होगी, दिख रही है डबल मेम्ब्रेन। तो ये बच्चों न्यूक्लियस का पहला पार्ट आता है जो इसकी मेम्ब्रेन कहलाता है। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अंदर वाले इस फ्लूइड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड है सब न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। हाँ, बाहर साइटोप्लाज्म होगा, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। मतलब यहां आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड में बच्चों साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस में खास बात यह भी देखी गई है कि इसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। ये सिंगल थ्रेड क्रोमेटीन है, लेकिन जब ये क्रोमेटीन आपस में से उलझ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नेट बना लिया है, तो इसे हम क्रोमेटीन नेट कह देते हैं। सिंगल है तो क्रोमेटीन, सबको मिला के क्रोमेटीन नेट कह दिया जाता है। क्लियर? और इसी के अंदर ऐसी एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में टोटल ये 4 पार्ट्स हो गए। क्या क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटीन और न्यूक्लियोलस। इन्हीं 4 कंपोनेंट को हम एक एक करके समझेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटीन, न्यूक्लियोलस। हमने ये 4 कंपोनेंट समझ लिए, इट मींस न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। एक एक करके सारे कंपोनेंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप लोगों को 2 मेम्ब्रेन दिख रही होगी। ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इसमें जो मेम्ब्रेन यहां पर, अच्छा न्यूक्लियस के बाहर आप जानते हैं साइटोप्लाज्म भरा है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये तो कहलाती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड में होती है इसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कैरियोथिका नाम भी देते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कहीं पर भी कैरियो वर्ड आ जाए तो समझ जाना न्यूक्लियस। थीका मतलब कवरिंग, तो न्यूक्लियस की कवरिंग को हम कैरियोथिका के नाम से भी जानते हैं। और कितनी मेम्ब्रेन हो गई? 2। इनमें से बच्चों जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, इसकी खास बात ये होती है कि इस पर ऐसे ये फोल्डेड स्ट्रक्चर लगी है। आप ही नाम बताइए। यस, वेरी गुड। इसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन राइबोसोम लगा है तो यस, इसे हम कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां लगी होती है। कहां पर? आउटर। और आप देख भी रहोगे ये आउटर मेम्ब्रेन इसी रफ ईआर के साथ ऐसे कंटिन्यू हो जाती है। इसी के साथ इसकी सरफेस पर ऐसे राइबोसोम भी लगे होते हैं, आउटर पे, इनर पे नहीं। आउटर पे से राइबोसोम लगे होते हैं, और वो भी एटीएस टाइप वाले। तो आउटर मेम्ब्रेन में 2 बातें याद रखना, एक तो इस पे आरईआर लगी होती है और यहां पर एटीएस टाइप के राइबोसोम लगे होते हैं। क्लियर? न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इस इनर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे ऐसे प्रोटीनस स्ट्रक्चर लगी होती है। इन्हें बच्चों न्यूक्लियर लेमिना कहा जाता है। यह नाम पहले भी आया है। हाँ, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमने सीखा था, न्यूक्लियर लेमिना कहां है? इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। ऐसे यहां पर भी न्यूक्लियर लेमिना, यहां न्यूक्लियर लेमिना, ऐसे इनर मेम्ब्रेन के नीचे होती है। न्यूक्लियर लेमिना का फंक्शन होता है न्यूक्लियस को शेप देना। तो ये न्यूक्लियर लेमिना न्यूक्लियस को शेप देती है। अगर इस न्यूक्लियर लेमिना को हटा दो तो न्यूक्लियस का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को शेप देने में इस न्यूक्लियर लेमिना का बहुत बड़ा रोल है। और है कहां? इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप ध्यान से देखोगे, आउटर इनर के बीच में आपको एक स्पेस दिख रही होगी, और इस स्पेस को कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस की साइज बहुत इंपॉर्टेंट, 10 to 50 नैनोमीटर।
तो 10 to 50 नैनोमीटर साइज की है, तो ये बच्चों पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। एक खास बात और आप दिख रही होगी, यहां दोनों मेम्ब्रेन के बीच में से पोर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये जो पोर होते हैं इनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। आप देखोगे ये भी न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर, ऐसे कई सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं। समझाने के लिए 4 बनाए, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे यहां बच्चों न्यूक्लियर पोर लगे होते हैं। न्यूक्लियर पोर की खास बात यह होती है कि इन पर एक ऑक्टागोनल शेप की ऐसी प्रोटीन लगी होती है। अच्छा, इस प्रोटीन को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। यह ऑक्टागोनल शेप की प्रोटीन लगी है, इस प्रोटीन का नाम न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। और यह न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन जितने भी पोर है सबके ऊपर लगी होती है। तो सबके ऊपर ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होती है। तो ध्यान समझना, सेंटर में तो पोर है और उसके सराउंड में ऐसे प्रोटीन लगी होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सेंटर में पोर है, सराउंड में ऐसे प्रोटीन लगी हुई है। तो सेंटर में पोर का नाम न्यूक्लियर पोर और सराउंडिंग प्रोटीन का नाम न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कहलाता है। क्लियर? अच्छा, एक बात और आप ध्यान से देखोगे, ये पोर उस जगह दिख रहे होंगे जहां पे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है। डायग्राम में देखना, ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, आउटर इनर फ्यूज हुई। तो जहां ये दोनों फ्यूजन दिख रही है, जहां इन दोनों का फ्यूजन दिख रहा है, वहीं तो पोर है। तो पोर कहां बनता है? जहां दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है, वहीं ये पोर देखने को मिलते हैं। बात समझ में? और ध्यान रखना, हर पोर पे क्या लगा होता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, यहां न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, हर पोर के ऊपर ये अटैच होते हैं। क्लियर? अच्छा, इन पोर का फंक्शन क्या होता होगा? आप ही सोचिए। भाई पोर है तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ही होगा। यस, इन पोर से न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगा। मतलब इससे मॉलिक्यूल दोनों डायरेक्शन में आते जाते रहते हैं। जैसे यहां से बच्चों आरएनए अंदर भी जा सकता है, जरूरत पड़ने पे बाहर भी आ जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा। सेम एज प्रोटीन बनने के बाद अंदर भी जाएंगे, बाहर भी आ सकते हैं, तो दोनों ही डायरेक्शन में ऐसे आरएनए प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो न्यूक्लियर पोर से किन का ट्रांसपोर्ट होता है? तो आरएनए का, प्रोटीन का, इन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक खास बात, ये ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शन होता है, बाय डायरेक्शन? यस, बाय डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ट्रांसपोर्ट, और किस तरह का ट्रांसपोर्ट? बाय डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें आरएनए प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर? जो बातें मैंने यहां पर इसकी स्ट्रक्चर में समझाई, क्लियर हो रही है सबको अच्छे से? एक बात और ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन किसने फॉर्म की होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय, यस, ईआर। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ईआर ने किया है। आगे बच्चों हम समझेंगे, जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो जब प्रोफेज आती है, जब प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज के टाइम पर यह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट जाती है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, आगे पढ़ेंगे हम इसको। और प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज, और जैसे बच्चों टीलोफेज आएगी, टीलोफेज में यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है। तो याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती कब है? प्रोफेज में। वापस कब बनती है? तो टीलोफेज में। कौन बनाता है? यस, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है ईआर। अच्छा, एक को टिक करो, ER2 होती है, RER और SCR। और मैंने कहा बच्चों एक को टिक करो, यस, RER। RER को बच्चों हम इसलिए प्रायोरिटी दे देते हैं क्योंकि आउटर सरफेस पर राइबोसोम लगे, और राइबोसोम का लगना इंडिकेट कराता है कि इसको फॉर्म करने में RER का ही मेन रोल रहा होगा। एक बार ऐसा नीट में क्वेश्चन आया भी था। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों का रोल है, लेकिन एक को टिक करना पड़े तो फिर हम RER को प्रायोरिटी देके आएंगे। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन के जो पार्ट थे वो सारे आपको समझाए। क्या क्या हमने समझा, बस इसको पॉइंट वाइज फटाफट ले लेते। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। इसमें पहली होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में 2 बातें याद रखनी है, इसके साथ RER अटैच होती है और साथ ही साथ इस पे ATS राइबोसोम लगे होते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ये कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। इसके नीचे ऐसे प्रोटीन लगे होते हैं जो कि न्यूक्लियर लेमिना कहलाता है। ये न्यूक्लियर लेमिना क्या काम है? शेप देना। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस का नाम पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर साइज की होती है। सब हमने समझ लिया ये पॉइंट किसके क्या खास बात है। अच्छा, इसी में अगला लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगला आता है न्यूक्लियर पोर। आप देख भी रहे होंगे, ये जो कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर होते हैं। इस पर प्रोटीन लगी, नाम न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। और पोर कैसे बनते? दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। तो वही बात है,
न्यूक्लियर पोर पर ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन यहां पे हर जगह लगी होती है। सेंटर में पोर था, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन लगी होती है और हर पोर जगह पे ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन लगी है। तो क्या सीखा हमने? न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अच्छा, न्यूक्लियर पोर कैसे बनते हैं? फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन से फ्यूजन से बनते हैं। इनसे के ऊपर एक प्रोटीन लगी है जिसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है और इससे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शन होता है। आरएनए प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शन किया जाता है। ये बातें हमने समझी। और एक खास बात और, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय ईआर, ये प्रोफेज में डिसअपियर होती है, टीलोफेज में वापस बनती है और कौन बनाता है? तो ईआर बनाता है। ये बच्चों मैंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की सारी बातें आपको समझा दी। अब इसी में ही इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट मेम्ब्रेन समझ लिया, अब अंदर का जो कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम समझेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या इसे आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये बच्चों न्यूक्लियस, इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा है अंदर वाला सारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म की खास बात ये होती है कि इसमें ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नाम आप ही बोल दो, यस, क्रोमेटिन, और ऐसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर लगी है, नाम बोल दो, न्यूक्लियोलस। तो इस पर न्यूक्लियोलस भी होती है। तो हमने क्या सीखा? मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होती है। इसके अलावा जब यहां नया डीएनए, नया आरएनए बनता होगा, भाई डीएनए से आरएनए भी बनेगा, ये डीएनए है तो इनसे यहां आरएनए बनेगा, नया डीएनए बनेगा, तो वो सब न्यूक्लियोटाइड से ही बनेंगे। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहां एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, अपने आप तो नहीं बनेगा। आप लोग सब जानते हैं डीएनए से डीएनए बनाने के लिए मेन डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो उस तरह के एंजाइम यहां बैठे होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में कई चीजें हैं, इसके अंदर वाटर भी है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोटाइड्स है, एंजाइम्स है, ऐसे आयंस होते हैं, ऐसी कई चीजें यहां पर प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, ये हमने समझा। इसी में ही इसका थर्ड कंपोनेंट लेते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन को न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं समझेंगे हम। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना है। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए तो आ गया न्यूक्लियो, और प्रोटीन भी है तो बन गया न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। तो क्रोमेटिन को हम न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कहते हैं। यहां पर आप देखोगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्रोमेटिन। अच्छा, ये भी थ्रेड क्रोमेटिन, ये आपस में से उलझे हुए तो एक क्रोमेटिन नेट बन जाता है। अगर हम अपनी सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की, तो ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड यहां पर 46 होते हैं। ये सब 46 थ्रेड होते हैं एक ही न्यूक्लियस में। यही 46 क्रोमेटिन डिवीजन के टाइम पर 46 क्रोमोसोम को डेवलप करा देते हैं। एक क्रोमेटिन से एक क्रोमोसोम बनता है, तो 46 क्रोमोसोम आगे जाके डेवलप हो जाते हैं। हां, ये अभी ऐसे उलझे हुए हैं तो एक नेट जैसा लगता है, इसी को हम क्रोमेटिन नेट कह देते हैं। क्रोमेटिन की खास बात ये होती है, इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने इसको ऑब्जर्व करते टाइम बेसिक डाई से इसको स्टेन किया था। उस बेसिक डाई का नाम भी ध्यान रखना, एसिटोकार्मिन। तो एसिटोकार्मिन से उन्होंने इसको स्टेन करके ऑब्जर्व किया था। अच्छा, क्रोमेटिन थ्रेड में क्या क्या होते हैं? अगर बच्चों हम इस थ्रेड को बाहर निकाल के देखें और ऑब्जर्व करें, ये बच्चों क्रोमेटिन थ्रेड होता है। तो इस क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर आप लोगों को ऐसे यहां पर डीएनए देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर डीएनए होता है। इस डीएनए को पैक करने के लिए साथ साथ यहां पर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। तो इसमें हिस्टोन अच्छा आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है। हिस्टोन प्रोटीन की खास बात आप जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। लाइसिन आर्जिनिन, इसके अंदर बच्चों लाइसिन आर्जिनिन अमाइनो एसिड की अमाउंट ज्यादा होती है। एक बेसिक प्रोटीन होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, ये हम समझ चुके हैं। अच्छा, इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। अभी हम ये स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, क्रोमेटिन को हम इनलार्ज करके देखें तो इसमें 4 पार्ट मिलेगा, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। मेन पार्ट तो इसमें डीएनए और हिस्टोन ही होता है। डीएनए और हिस्टोन मेन पार्ट है। हां, कुछ अमाउंट में आरएनए, नॉन हिस्टोन भी लगा रहता है, और इन चारों से मिलकर ही क्रोमेटिन थ्रेड बना हुआ है। अच्छा, इन दोनों को तो कहेंगे न्यूक्लिक एसिड, और ये बन गया प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना, इसलिए नाम दिया गया न्यूक्लियो प्रोटीन।
तो क्रोमेटिन को न्यूक्लियोप्रोटीन इसलिए कहा जाता है। अगर हम क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे ही मैंने नाम लिया, सारी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आप ध्यान से इसमें देखोगे, ये क्रोमेटिन के अंदर कहीं कहीं पर ऐसे लूज पैकिंग आपको दिखाई दे रही हो और कहीं पर ऐसे टाइट पैकिंग होगी। इन क्रोमेटिन को पैक करने के लिए यहां बीच बीच में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है। ये ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, नाम बोलो, न्यूक्लियोसोम। ऐसे यहां कई न्यूक्लियोसोम होते हैं। अच्छा, यहां न्यूक्लियोसोम दूर दूर है, यहां पास पास है। तो इसमें दो तरह के पार्ट बनते हैं। एक होता है लूज पैकिंग वाला यूक्रोमेटिन और दूसरा टाइट पैकिंग वाला हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है आप लोग सब जानते हैं, एक बार फिर समझ लीजिएगा। यूक्रोमेटिन की बात करें, यूक्रोमेटिन के अंदर लेस स्टोन होता है। इसमें स्टोन बहुत कम होगा, लेकिन इसमें स्टोन आप देखोगे बच्चों बहुत ज्यादा लगा होगा, कई सारा स्टोन होगा। और स्टोन ज्यादा होगा तभी तो टाइट पैकेजिंग हुई होगी। तो यहां पैकेजिंग लूज है, मतलब लेस स्टोन है, यहां पर मोर स्टोन है। अच्छा, खास बात, हिस्टोन कम है तो लूज पैकिंग है। आप देख भी रहे हैं, पैकिंग यहां पर कम दिख रही है, इसमें टाइट पैकेजिंग होगी। यहां पे अगर हम डीएनए की बात करें, जब हिस्टोन ही कम है तो डीएनए भी कम जुड़ा हुआ है, और इसमें डीएनए बहुत सारा जुड़ा हुआ है, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए। बात समझ में? अच्छा, एक खास बात और, इस क्रोमेटिन को देखने के लिए डाई लगाई जाती है, नाम बोलो। हाँ, एसिटोकार्मिन। ये एसिटोकार्मिन एक बेसिक डाई है, बेसिक डाई है। तो ये बच्चों एसिड से जुड़ेगा, और एसिडिक नेचर का कौन होता है? डीएनए। तो जैसे इस एसिटोकार्मिन को उठा के इस क्रोमेटिन पे डालते हैं, किससे जुड़ेगा? डीएनए से। अब बात सुनना, यहां डीएनए कम है तो डाई का अटैचमेंट कम होगा, और डाई का अटैचमेंट कम होगा तो ये लाइट स्टेन दिखेगा, और जो लाइट स्टेन होता है वही तो यूक्रोमेटिन है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे डीएनए ज्यादा है, डाई का अटैचमेंट ज्यादा होगा तो ये डार्क कलर का होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, लाइट कलर वाला यूक्रोमेटिन, डार्क कलर वाला हेट्रोक्रोमेटिन। अरे बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों हम यहां पर देखें तो इसमें बच्चों लूज पैकिंग है। लूज पैकिंग का एक बड़ा फायदा होता है कि लूज पैकिंग से दूसरे प्रोटीन आसानी से जुड़ जाते हैं। जैसे दूसरा प्रोटीन हो गया आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज एक तरह का नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही है बच्चों। अच्छा, यहां पर जो लगा ये वाला कौन सा था? हिस्टोन। ये तो हिस्टोन लगा है, ऐसे बीच बीच में हिस्टोन लगा है। अब ये बीच बीच में लूज पैकिंग होने की वजह से नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहां पर आकर बाइंड कर जाता है, ये आके यहां बाइंड कर जाता है। अच्छा, जब ये यहां पर आकर बाइंड करेगा, क्योंकि पैकिंग लूज है, और जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा, ये बच्चों यहां पर डीएनए से, यहां पे बच्चों डीएनए से बना लेगा आरएनए। ये आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, डीएनए से आरएनए का बनना? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन करना आसान है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। लेकिन आप अपने आप समझना, यहां पैकिंग टाइड है, मैं नहीं सिखाऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा तो यहां आसानी से आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव की वजह और ज्यादा अच्छा हम कहें लेस एक्टिव कह सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव पार्ट रहता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हो तो सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल के साथ, क्योंकि टाइट पैकिंग है, पहले पैकिंग खोलनी पड़ेगी, फिर जाके ये जरूरत के हिसाब से आरएनए बना सकता है, ध्यान रखना, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी जो बात मैंने आपको यहां पर समझाई, एक बार फिर समझ लीजिएगा। दो तरह के क्रोमेटिन हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। आप ही आंसर दो, किसमें लूज पैकिंग? यूक्रोमेटिन। टाइट पैकिंग? हेट्रोक्रोमेटिन। डार्क कलर? हेट्रोक्रोमेटिन। लाइट कलर? यूक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव? यूक्रोमेटिन। और ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है? लेस एक्टिव होता है। तो ये जो बातें मैंने आपको समझाई, ये आप ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं कि हम पहली बार समझ रहे हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कहां? यस, मॉलिक्यूलर चैप्टर के अंदर हम ये समझ चुके होते हैं। ये वही सेम बात ही है। क्लियर? ये सब जानते हो आप अच्छे से। अगर बच्चों हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन के भी टू पार्ट किए गए। हेट्रोक्रोमेटिन के टू टाइप्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा आता है बच्चों फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। इसको आप ऐसे समझिएगा,
ये बच्चों टाइट पैकेजिंग। अच्छा, टाइट पैकेजिंग है मतलब ये तो श्योर है कि हेट्रो है, हेट्रोक्रोमेटिन है। अब इस हेट्रोक्रोमेटिन में से क्या होता है, कुछ हेट्रोक्रोमेटिन जरूरत पड़ने पर अपनी पैकिंग खोल सकता है। जरूरत पड़ेगी तो पैकिंग खोल देगा और वापस जरूरत नहीं तो वापस टाइट आ जाएगा। जरूरत के हिसाब से पैकिंग खोलेगा, आरएनए प्रोटीन बनाना चालू कर देगा, जरूरत नहीं होगी तो वापस टाइट पैकेजिंग। मतलब कुछ हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा होता है जो टेम्परेरी इनएक्टिव होता है, परमानेंट नहीं, जरूरत पड़ने पे खुल जाता है, टेम्परेरी इनएक्टिव होता है। और जो टेम्परेरी इनएक्टिव होता है वही कहलाता है फैकल्टेटिव। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, बार बॉडी। फीमेल के अंदर जो बार बॉडी होती है उसमें यही तो मैंने आपको समझाया भी था कि जो 2x क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है, लेकिन मैंने कहा था ये टेम्परेरी है, जरूरत पड़ी तो ये वापस एक्टिव हो सकता है। तो जो टेम्परेरी इनएक्टिव होता है उसी को कहा जाता है फैकल्टेटिव। टेम्परेरी इनएक्टिव उसको फैकल्टेटिव, जैसे बार बॉडी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, कुछ हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा है जो हमेशा टाइट पैकेजिंग में रहेगा, यहां भी टाइट पैकेजिंग, हमेशा टाइट पैकेजिंग, कभी अपनी पैकिंग नहीं खोलता, जिंदगी भर कभी पैकिंग नहीं खोलता, हमेशा इनएक्टिव रहता है। और जो परमानेंटली इनएक्टिव हो उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव। जैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में ये बच्चों सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर की खास बात यह है इससे कभी आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनता। मतलब ये एक तरह का परमानेंट इनएक्टिव वाला पार्ट है। परमानेंट इनएक्टिव मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव। सीधी सी बात है, हेट्रोक्रोमेटिन के 2 पार्ट कर दो, हेट्रोक्रोमेटिन के 2 पार्ट। कॉन्स्टिट्यूटिव कब कहना है? हां, जब परमानेंट इनएक्टिव हो, जैसे सेंट्रोमियर वाला पार्ट है। और फैकल्टेटिव कब कहना है? जब टेम्परेरी हो, जरूरत पड़ने पर अपनी पैकिंग खोलकर आरएनए बनाना शुरू कर दे, वो कहलाता है जैसे बार बॉडी। तो हेट्रोक्रोमेटिन के भी ये 2 सेक्शन किए जाते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, कि कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर एक लास्ट पार्ट और बचता है जिसे हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें आप लोगों को ऐसी स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही होगी, उससे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें बच्चों कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब एक तरह से मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका सबसे मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम बनाते हैं। अच्छा, राइबोसोम बनाते इसलिए इनको कहा भी जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको कहा जाता है? न्यूक्लियोलस को। तो न्यूक्लियोलस को नाम दिया गया है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है आरआरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। आरआरएनए आ जाए, प्रोटीन आ जाए तो आरआरएनए आ जाए, प्रोटीन आ जाए तो राइबोसोम तैयार हो जाता है। अच्छा, वो जो आरआरएनए है, आरआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस ही करती है। मतलब राइबोसोम के अंदर जो आरआरएनए होते हैं बेसिकली वो न्यूक्लियोलस नहीं बना है, तो न्यूक्लियोलस ही यहां पर आरआरएनए का फॉर्मेशन करती है और आरआरएनए से फिर राइबोसोम तैयार होते हैं। तो न्यूक्लियोलस देखा जाए तो अल्टीमेटली ये आरआरएनए बना के राइबोसोम फॉर्म करेगी, और फिर राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अच्छा, राइबोसोम से फिर प्रोटीन बनते हैं। सेल में जितने भी प्रोटीन हैं बिना राइबोसोम के बन ही नहीं सकते। अच्छा, एक बड़ी अच्छी लाइन आपके एनसीईआरटी दिखती है, अगर किसी सेल को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, जरा सोचिएगा, अगर किसी सेल को प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम की नंबर बढ़ानी पड़ेगी, और राइबोसोम की नंबर बढ़ानी पड़ेगी तो न्यूक्लियोलस की नंबर भी बढ़ानी पड़ेगी, एज वेल एज उसकी साइज भी लार्ज हो जाएगी। यानी जो सेल एक्टिवली प्रोटीन बनाती है, जो सेल एक्टिवली प्रोटीन बनाती है उसमें न्यूक्लियोलस की नंबर भी ज्यादा होती है, एज वेल एज उसमें साइज भी लार्ज होती है। तो एनसीईआरटी की एक बड़ी अच्छी लाइन जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियर, मोर न्यूमरस मतलब नंबर में ज्यादा, प्रेजेंट इन सेल, उन सेल्स में प्रेजेंट होगी जो कि एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? अच्छा, राइबोसोम बनाने का काम न्यूक्लियोलस का होता है। अब ये कैसे बनाती हैं उस बात को मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। जो बातें यहां समझाई क्लियर हुई? एक बात ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस में कितनी मेम्ब्रेन? कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर? राइबोसोम की अगर बात करें तो 2 कंपोनेंट्स चाहिए, एक तो आरआरएनए चाहिए, दूसरा प्रोटीन चाहिए। अब ये कैसे बनते हैं इस बात को हम यहां डायग्राम से समझे। ये बच्चों न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आप देखोगे ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बोलो, क्रोमेटिन। और इस पर ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो मैंने बड़ी सी बना दी है,
ये कहलाती है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है। अब बच्चों ये न्यूक्लियोलस के अंदर आप देखोगे इस क्रोमेटिन के अंदर यहां पर ऐसे डीएनए होगा, बिल्कुल होगा, क्रोमेटिन के अंदर तो डीएनए रहता ही है। अच्छा, इस पूरे क्रोमेटिन में यहां पर एक डीएनए रहेगा। अब इस डीएनए से क्या होता है, डीएनए जो न्यूक्लियोलस के अंदर जा रहा है, इससे यहां पर ये स्पेशली आरएनए बनता है। ये आरएनए कहलाता है आरआरएनए। मतलब यहां पे बच्चों ये आरआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आरआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियोलस के अंदर हो रहा है। अच्छा, यहां पर कई तरह के आरआरएनए बनते हैं। आरआरएनए हम जानते हैं 5.8s होते हैं, 28s होते हैं, क्लियर, 18s होते हैं। ज्यादातर आरआरएनए यही बन जाते हैं एक्सेप्ट 5s। 5s आरआरएनए को छोड़कर मैक्सिमम आरआरएनए यहीं पर तैयार होते जाते हैं, मैक्सिमम आरआरएनए बन जाते हैं। फिर 5s कहां बनता है? यस, 5s का फॉर्मेशन तो हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। मतलब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहां पे बच्चों ऐसे ये 5s आरआरएनए सिंथेसाइज होगा यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, लेकिन न्यूक्लियोलस के बाहर। एक बार फिर बोलता हूं, ज्यादातर आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं, एक को छोड़ के, कौन सा वाला? 5s को। अच्छा, यहां पर क्या बन चुका है? आरआरएनए। इसी तरह से ये बच्चों यहां पर ऐसे आरआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आरआरएनए यहां बनते जा रहे। आरआरएनए तो कहां बन गए? न्यूक्लियोलस में ज्यादातर बन गए। अब हमें एक रिक्वायरमेंट और चाहिए, प्रोटीन। अब सोच समझ के बताना आप, क्या न्यूक्लियस में प्रोटीन बनता है? आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूक्लियस में कभी प्रोटीन नहीं बनता। प्रोटीन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर ही बनता है। यानी इस न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर यहां पे बच्चों ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। सेल में पहले से राइबोसोम होंगे, अरे सेल में पहले से भी तो होते ही हैं, वही राइबोसोम यहां प्रोटीन बना रहे होंगे। अच्छा, ये जो प्रोटीन बने हैं, अब ये प्रोटीन यहां पर इस न्यूक्लियर पोर से होते हुए सीधे चले जाते हैं न्यूक्लियोलस के पास। एक बार फिर बोलता हूं, आरआरएनए किसने बनाया? न्यूक्लियोलस ने। लेकिन प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म से मंगाएंगे, क्योंकि यहां प्रोटीन बन ही नहीं सकता था। साइटोप्लाज्म से प्रोटीन आ गए। अब बताना, ये प्रोटीन आ चुका है, ये प्रोटीन आ चुका है, आरआरएनए है। अब ये दोनों आपस में असेंबल होते हैं। असेंबल मतलब जुड़ते हैं। और जैसे ये दोनों आपस में असेंबल होते हैं, आरआरएनए प्रोटीन असेंबल हुए, राइबोसोम की सबयूनिट तैयार। ये राइबोसोमल सबयूनिट बन गई, जैसे यहां 60s बन गई। इसी तरह से ये यहां फ्यूज होकर ऐसे 40s का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ऐसे यहां राइबोसोम की सबयूनिट बन जाती है। अच्छा, सबयूनिट में दो चीजें चाहिए, आरआरएनए प्रोटीन। ढंग से बताना, आरआरएनए कहां बना? न्यूक्लियोलस में। कहां बना? न्यूक्लियोलस में। लेकिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म से आया है। प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में, हां, फिर इन दोनों की असेंबली भी न्यूक्लियोलस में हो जाती है। ज्यादातर काम सब न्यूक्लियोलस में होता है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसी फैक्ट्री के अंदर ये राइबोसोम तैयार हो रहे हैं। हां, कुछ कंपोनेंट जरूर बाहर से आए, लेकिन ज्यादातर काम सब न्यूक्लियोलस में हो रहा है। अब बच्चों, ये जो 40 और 60 है, न्यूक्लियोलस में बन तो गए, लेकिन ये यहां फ्यूज नहीं होते, क्योंकि इनके फ्यूजन के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। और यहां पर मैग्नीशियम आयन न्यूक्लियोप्लाज्म में होता तो है, यहां मैग्नीशियम आयन होता तो है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। इतनी कम क्वांटिटी है कि जुड़ ही नहीं पाते। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको बच्चों यहां से न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर करते हैं, 40s को और 60s को ऐसे न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर करेंगे। ये 40-60 से बाहर आएंगे और यहां पर ये जुड़कर फिर 80s बना लेंगे। मतलब इधर से 40 आ गया, इधर से 60 आ गया, और दोनों ने जुड़कर यहां बना लिया 80s। तो इस तरह से ये 80s का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैसे ये काम होता है, ये बात बच्चों हमने यहां पर समझी। एक बार फिर समझना क्या हमने सीखा है। इसी के अंदर राइबोसोम बनाने के लिए दो चीजें चाहिए थी। क्या क्या? एक तो आरआरएनए चाहिए था, दूसरा प्रोटीन चाहिए था। आरआरएनए यहां बन गए, एक को छोड़ के, किसको? 5s। हां, 5s बनने के बाद आएगा तो यहीं आएगा, तो न्यूक्लियोलस में। हां, बना जरूर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म में है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में 5s बना, बनने के बाद इसके अंदर ही आ जाएगा। क्या सीखा, एक बार फिर सुन लो। ज्यादातर आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बन गए, प्रोटीन साइटोप्लाज्म से मंगा लिया, असेंबल करके राइबोसोम की सबयूनिट तैयार हो गई। लेकिन कंप्लीट 80s का फॉर्मेशन फिर साइटोप्लाज्म में जाके होता है। यहां इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम होती है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा। और एक बात और ध्यान रखना, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए इसके अंदर का जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ऐसे कंटिन्यू रहता है, ऐसा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बाउंड्री तो इसकी होती ही नहीं है। तो न्यूक्लियोलस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू रहता है, बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। क्लियर? जो बातें यहां पर समझाई, क्लियर हुई अच्छे से?
अच्छा, न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में एक वर्ड आता है एनओआर, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। अब ये NOR क्या होता है, इसको बच्चों में आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जब समझेंगे वहां क्लियर करूंगा और वहीं अच्छे समझ में भी आएगा आपको। अब बस इतना ध्यान रखो, हाँ इसमें एक पॉइंट NOR का है जिसको हम आगे समझेंगे। जो बातें न्यूक्लियोलस की समझाई क्लियर हुई। क्रोमोसोम के बारे में अब बच्चों हम समझेंगे। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का ही हाईली कंडेंस फॉर्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और उसी क्रोमेटिन को जब कंडेंस कर दें, छोटा कर दे, तो वही बच्चों क्रोमोसोम बनता है। अब ये जो कंडेंस होने का काम होता है ये सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। जब सेल डिवीजन चलता है, सेल साइकिल चलती है, तो उसी में जब प्रोफेज स्टेज आती है वहीं पर ये क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम बच्चों तब अच्छे से क्लियर भी होता है जब हमें पहले सेल डिवीजन का आइडिया हो। सेल डिवीजन हम आगे समझेंगे, मैं बस एक बेसिक बात आपको यहां पर इसमें पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आपको क्रोमोसोम समझना आसान हो जाए। जब भी बच्चों सेल साइकिल चलती है, सेल डिवीजन जब होता है, स्टार्टिंग आप लोग जानते हैं G1 से होती है, फिर S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह से बच्चों साइकिल चलती है। शुरुआत G1 से होती है, टीलोफेज पे जाके एंडिंग हो जाती है। क्लियर। G1 के अंदर आप देखोगे तो ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं। जैसे ही कहा थ्रेड लाइक मतलब क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन की खासियत ये होती है कि इस पूरे क्रोमेटिन में यहां से लेकर यहां तक एक ही डीएनए होता है। पूरे क्रोमेटिन में एक डीएनए होता है, तो ये हमेशा याद रखना, वन क्रोमेटिन, ये बच्चों क्रोमेटिन है, तो वन क्रोमेटिन के अंदर वन डीएनए होगा। क्लियर। कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूं, G1। अब बच्चों G1 के बाद जब एस फेज आती है, G1 के बाद एस आती है, एस फेज में एक पॉइंट आप लोग सबको याद भी होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब यहां डीएनए डबल हो जाता है। मतलब इसके अंदर हम देखें, मान लो ये एक डीएनए था तो ये रेप्लिकेट होकर एक और बना लेता है। मतलब एस में भी है तो क्रोमेटिन, लेकिन इसमें डीएनए 2 हो जाते हैं। मतलब यहां पर ये एक डीएनए है और इसी के साथ यहां पर दूसरा डीएनए भी, यहां पर ऐसे दो डीएनए। और खास बात, दोनों डीएनए आपस में से इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड मतलब ऐसे उलझे हुए, ऐसे आपस में उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे में से उलझे हुए रहेंगे। कौन सी स्टेज में, एस में। तो एस में भी है तो क्रोमेटिन, लेकिन उस क्रोमेटिन में 2 डीएनए रहेंगे, दोनों आपस में इंटरवाइंड रहेंगे। क्लियर। अब यही कंडीशन आगे चलेगी। G2 की बात करें तो यहां पर भी क्रोमेटिन, इसमें भी दोनों डीएनए से इंटरवाइंड रहेंगे। अब G2 के बाद जब प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज में क्या होता है, इस क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब छोटा होता है, और इसी से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्रोमोसोम कह देते हैं। ये क्रोमोसोम तैयार हुआ, तो क्रोमेटिन से ये क्रोमोसोम बना, ये क्रोमोसोम बना, और इसको बनाने की इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाता है बच्चों, कंडेंसेशन। ये बच्चों कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन से क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हुए। अब बात ध्यान देना, यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, कहां पर, प्रोफेज में। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यानी क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। यह फाइनली कंप्लीट होता है मेटाफेज में आके, और मेटाफेज में आप देखेंगे बढ़िया से क्रोमोसोम दिखाई देंगे। प्रोफेज में बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अच्छे से विजिबल मेटाफेज में होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है क्रोमोसोम की अगर स्टडी करना है तो सबसे बढ़िया मेटाफेज में हम करेंगे। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की स्टडी बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, इस क्रोमेटिन में 2 डीएनए है, तो यहां पर भी ये दोनों डीएनए होंगे। अरे यही तो डीएनए आगे चलते जाएंगे, और इसमें भी दोनों डीएनए आपस में इंटरवाइंड रहेंगे, उलझे रहेंगे। अब बच्चों जो प्रोफेज से मेटाफेज आती है, तो एक तो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, बढ़िया क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो दोनों डीएनए हैं ये थोड़े थोड़े अलग होने लग जाते हैं। और अलग हो जाते हैं तो क्रोमोसोम में ऐसे हाफ पार्ट क्लियर दिखते हैं, जिसमें एक डीएनए यहां होगा, एक डीएनए यहां होगा। मतलब यहां दोनों डीएनए उलझे हुए, यहां थोड़े थोड़े से अलग हो चुके हैं। अच्छा, बस ये बीच वाला पार्ट जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है यहां जुड़े रहेंगे, बाकी ये अलग अलग हो चुके होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम का हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके अंदर एक ही डीएनए है, इस हाफ पार्ट को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। ये क्या है, क्रोमेटीन। ये क्या है, क्रोमेटिड। कंफ्यूज नहीं होना। और यहां पर भी एक हाफ पार्ट ये रेड वाला कलर वाला है, तो ये भी क्रोमेटिड है। अब सोच समझ के बताना, ये पूरा है तो एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो एक ही काउंट होगा, तो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसमें 2 क्रोमेटिड है। मतलब इसको पूरे को मिला के हम 1 क्रोमोसोम कहेंगे, बट हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। तो मैं एक बड़ी अच्छी लाइन लिख सकता हूं,
यहां पर वन क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमेटिड्स, यानी क्रोमोसोम एक है लेकिन क्रोमेटिड टू है। अच्छा, क्रोमेटिड की खास बात क्या है कि जब भी क्रोमेटिड होगा इसमें एक ही डीएनए होगा। ये एक डीएनए, ऐसे समझो, एक डीएनए मतलब एक क्रोमेटिड, दूसरा डीएनए मतलब दूसरा क्रोमेटिड। अच्छा, दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए तो क्रोमोसोम तो एक ही बना हुआ है। तो वन क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमेटिड। कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूं मैं? मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम अच्छे से दिखते हैं। यहां एक क्रोमोसोम के अंदर दो हाफ पार्ट दिखेंगे, क्रोमेटिड होंगे। अच्छा, यहां पर भी आप देखो दो डीएनए है, तो ये भी टू क्रोमेटिड रखता है, लेकिन क्लियरिटी से नहीं दिखते हैं, लेकिन होते जरूर है। यहां पे भी मैं लिख सकता हूं चाहे होते हैं कि वन क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमेटिड। तो प्रोफेज की बात करो चाहे मेटाफेज की बात करो, एक क्रोमोसोम में दो दो डीएनए है, मतलब दो दो क्रोमेटिड है। क्लियर? मेटाफेज के बाद अगली स्टेज पे चलते हैं, और यहां जो अगली स्टेज आने वाली है, इस अगली स्टेज को आप कहेंगे मेटाफेज के बाद एनाफेज। आगे बच्चों आप लोग को समझाया जाएगा कि एनाफेज आते ही सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, दोनों क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ये वाला पार्ट अलग और ये रेड वाला पार्ट अलग, बिल्कुल सेंट्रोमियर कट हुआ, दोनों सेपरेट हो गए। अब खास बात, ये जो इतना पार्ट है देखा जाए तो ये क्रोमेटिड ही है तो क्रोमेटिड ही, लेकिन इसी क्रोमेटिड को यहां क्रोमोसोम कह देते हैं। और स्पेशली क्या कहेंगे, यहां बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे वन क्रोमोसोम हैविंग वन क्रोमेटिड, वन क्रोमोसोम हैविंग वन क्रोमेटिड। एक बात ध्यान रखना, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। अच्छा, दोनों में क्रोमेटिड का डिफरेंस है, यहां टू क्रोमेटिड है, यहां वन क्रोमेटिड है। अरे बात समझ में? बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं पर तो ऐसे बना देते हैं और कहीं पर ऐसे बना देते हैं। अब आप बताइए कौन क्रोमोसोम? मैं कहूंगा दोनों ही क्रोमोसोम है, दोनों ही क्रोमोसोम है। हां, डिफरेंस क्या है? क्रोमेटिड का है, यहां टू क्रोमेटिड है, यहां सिंगल क्रोमेटिड है। अच्छा, सिंगल क्रोमेटिड वाला कहां है? एनाफेज में। और डबल क्रोमेटिड वाला कहां है? प्रोफेज या मेटाफेज में। अरे बातें समझ में रही है? ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बातें हैं, लेकिन एक बार अगर ढंग से समझ गए तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्लियर? अच्छा, एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आती है तो यही क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होकर कैसे क्रोमेटिन बना लेता है, और ये भी यहां पर, अच्छा इसके अंदर एक डीएनए रहेगा, फिर यहां पर यह भी डीकंडेंस होकर यहां क्रोमेटिन बना लेगा जिसमें एक डीएनए हो जाएगा। यानी कहने की बात हमने क्या सीखी, स्टार्टिंग में आप देखो क्रोमेटिन आपको दिख रहा है, क्रोमेटिन दिख रहा है, लास्ट में भी क्रोमेटिन दिख रहा है, यानी डिवीजन के पहले भी क्रोमेटिन, डिवीजन के बाद भी क्रोमेटिन। तो फिर क्रोमोसोम कब आया? यस, क्रोमोसोम तो आपको तब दिख रहा है जब ये सेल डिवीजन चल रहा था, और वो भी कब? जब ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, तब तक क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, बाद में वापस क्रोमेटिन हो गए। यानी पहले भी क्रोमेटिन, बाद में भी क्रोमेटिन, बस डिवीजन के टाइम पर ही आपको ये क्रोमोसोम दिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्रोमोसोम हमेशा नहीं दिखते, क्रोमोसोम केवल डिवीजन के टाइम पर दिखाई देते हैं। यानी अगर मैं अपनी एक सेल में से डीएनए, अपनी सेल में से अगर डीएनए बाहर निकाल के देखूं जो डिवाइड नहीं कर रही, तो उसमें आपको क्रोमेटिन मिलेगा या क्रोमोसोम? क्रोमेटिन। अब मैंने डिवाइडिंग सेल को देखा तो क्रोमोसोम। तो डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम होते हैं, बाकी टाइम तो क्रोमेटिन रहते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ढंग से बताना। जब तक थ्रेड है तब तक क्रोमेटिन, कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम में दो डीएनए है तो दो क्रोमेटिड। अरे बात समझ में? और एक बार फिर सुन लेना, प्रोफेज मेटाफेज की बात करें, वन क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमेटिड्स, बट इन केस ऑफ एनाफेज वन क्रोमोसोम हैविंग ओनली वन क्रोमेटिड। बात समझ में? तो जो बातें यहां पर आपको क्लियर की गई है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने कोई सेल डिवीजन आपको पूरा नहीं समझाया, बस मैंने एक बेसिक बात आपको समझा दी कि एग्जैक्टली यहां पर होने क्या जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे कहूं मेटाफेज के इस क्रोमोसोम में कितने डीएनए, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें टू डीएनए। कहां से आए? क्योंकि यहां रेप्लिकेशन हुआ, वही चलता गया, तो इसी वजह से यहां पर कितने डीएनए आ जाते? टू डीएनए आ जाते। क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज है, लेकिन अगर आप शेप स्टडी करना चाहते हैं, एनाफेज बढ़िया है। आगे सेल डिवीजन के टाइम पर आपको बताएंगे कि वहां पर एनाफेज में ऐसे क्रोमोसोम ऐसे पोल पे जाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम पोल पे जाते हैं, तो इनका एक ऐसे शेप बनता हुआ दिख जाता है। तो शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सी होती है? एनाफेज। तो एनाफेज शेप के लिए सबसे बेस्ट फेज मानी जाती है। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अब बच्चों हम क्या करेंगे, मेटाफेज के क्रोमोसोम को बाहर निकालेंगे और इसी को हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। मेटाफेज के अगर क्रोमोसोम की बात करें,
अच्छा, पहले क्रोमोसोम के कुछ छोटे मोटे पॉइंट भी ले लेते हैं, ये हम समझ चुके हैं। क्रोमोसोम क्या है? हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अच्छा, ये क्रोमेटिन है, कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बन गया। अच्छा, उल्टा कर दो, क्रोमोसोम को अगर डीकंडेंस कर दो तो वापस क्रोमेटिन बन जाता है। जब बच्चों सेल का डिवीजन होता है, स्टार्टिंग में तो आप लोगों को ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस आपको यहां पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर थ्रेड भी दिख रहा है, क्रोमेटिन। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पर, डिटेल में आगे पढ़ाएंगे आगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, टूट जाती है, और यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से पूरी गायब हो जाएगी। अगर मैं डिवीजन से पहले सेल को माइक्रोस्कोप से देखूं, बढ़िया से न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन डिवीजन के टाइम पे अगर माइक्रोस्कोप से देखे, न्यूक्लियस गायब हो चुका होगा और वहां क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। यानी जहां पहले न्यूक्लियस था, डिवीजन के टाइम पे वहीं पर ही क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइन एनसीईआरटी की, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर अपीयर इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के प्लेस पर आगे जाके डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब पहले न्यूक्लियस दिख रहा था, अब वहां क्रोमोसोम दिख जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन यहां से गायब हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक खास बात और, अगर हमें मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर स्टडी करना है मेटाफेज में, लेकिन शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज होती है एनाफेज। हमारी सेल की बात करें तो अपनी सेल में 46 क्रोमोसोम है। उन सारे क्रोमोसोम के डीएनए को बाहर निकाल के जोड़ा जाए तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आती है। ऐसे समझो, ये क्रोमोसोम 1, ये 2, ऐसे चलते जाएं, 46 क्रोमोसोम। एक ही सेल की बात कर रहा हूं। इस सेल में से यहां पे बच्चों डीएनए होगा, हम जीवन की बात करें, होता क्रोमेटिन उसी टाइम की समझिएगा। इसमें से डीएनए बाहर निकाला, इससे डीएनए बाहर निकाला, ऐसे सारे 46 से डीएनए बाहर निकाला। सारे, एक से नहीं, सारे 46 का डीएनए बाहर निकाला, और इन सबको बच्चों ऐसे ज्वाइन किया, सबको ज्वाइन किया, यहां से लेके यहां तक लेंथ निकाले तो 2.2 मीटर आई। अब मुझे बताना, ये 2.2 मीटर डीएनए की जो लेंथ है, ये एक क्रोमोसोम की है या 46 की है? यस, 46 की है। तो एनसीईआरटी बड़ी अच्छी लाइन लिखती है, 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 क्रोमोसोम। यानी ये जो 2.2 मीटर डीएनए आपको दिख रहा है, एक क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये 46 क्रोमोसोम के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सारे 46 का मिला के 2.2 मीटर। और याद रखना, सेल में कभी भी एक साथ इतना लंबा डीएनए नहीं होता, ये कट फॉर्म में, ये कट किया गया, ऐसे 46 कट है। इसमें से थोड़ा सा क्रोमोसोम 1, थोड़ा सा क्रोमोसोम 2, ऐसे सारे 46 में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। हाँ, हम सेल में से उसको आर्टिफिशियली बाहर निकाले, ज्वाइन करें, तब जाके 2.2 मीटर आ जाता है। यानी डीएनए बहुत लंबा होता है, और सेल तो छोटी सी होती, टिन्नी सी। अब इस टिन्ना डीएनए को टिन्नी सेल में कैसे बिठाते हैं? यस, पैकिंग कराते हैं। कौन सा प्रोटीन? यस, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन से पैक करके इसको सेल में फिट किया जाता है। ये बातें हम समझ चुके होते हैं जब हम मॉलिक्यूलर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ रहे थे, वहां इसके बारे में सिखाया भी था। जो बातें यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? हम बच्चों अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको बच्चों सेंट्रोमियर के नाम से भी जानते हैं। ये क्रोमोसोम, याद रखना, कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं? मेटाफेज। ये मेटाफेज का क्रोमोसोम। और आप ध्यान से देखोगे, मैंने इसमें एक डीएनए ये बनाया, एक डीएनए यहां बनाया, 2 डीएनए बनाए। क्यों? क्योंकि मेटाफेज से पहले एस फेज आ जाती है, वहीं तो रेप्लिकेशन हो गया, और वही डबल डीएनए चलता जाता है। अच्छा, इसको मैं और अच्छे फॉर्म में बनाऊं तो ये एग्जैक्टली इस तरह से, मतलब क्रोमोसोम सेल में ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आप ध्यान से देखो तो क्रोमोसोम के अंदर ऐसे कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया दिख रहे होंगे, जैसे यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, ये ऐसे एरिया आपको दिख रहे होंगे। ये जो बच्चों कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं एरिया को कहा जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर। अच्छा, इसके अलावा जो दिख रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो अभी ड्रॉ किया इसका नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही दूसरा नाम सेंट्रोमियर होता है। अच्छा, इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही नेक्स्ट नेम सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की खास बात यह है कि इन पर ऐसी डिस्क लाइक प्रोटीन लगी होती है, जैसे डिस्क लाइक प्रोटीन दिख रही होगी। और ये जो डिस्क लाइक प्रोटीन होती है, डिस्क लाइक प्रोटीन, ये प्रोटीनियस पार्ट है, इसे बच्चों काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या नाम देंगे? काइनेटोकोर। एक बार फिर समझना, क्रोमोसोम के सेंटर का कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इस पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है जिनका नाम काइनेटोकोर होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की खास बात यह होती है, ये बच्चों सारे क्रोमोसोम में होती है, सारे क्रोमोसोम,
किसी भी क्रोमोसोम की बात करें, हमारे अंदर जितने भी 46 क्रोमोसोम है, कोई भी क्रोमोसोम उठा के देखो, सबके अंदर ये एसेंशियली होता है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सारे क्रोमोसोम के अंदर एसेंशियली प्रेजेंट होता है, और इसका होना बहुत जरूरी है। समझिए क्यों? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर आप देखोगे काइनेटोकोर लगे होते हैं, और काइनेटोकोर ही एग्जैक्ट वो साइट है जहां पर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर इसी पे जुड़ते हैं बच्चों, यहीं पे आके ये स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर कहां जुड़ते हैं? काइनेटोकोर। अब सोचो, अगर ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो काइनेटोकोर नहीं होगा, और काइनेटोकोर नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ेंगे, तब तो इस क्रोमोसोम को डिवाइड करने में दिक्कत आ जाएगी। तो याद रखिएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे काइनेटोकोर टिका है और इसी पे स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, स्पिंडल फाइबर कहां बाइंड होते हैं? अच्छे से बताना, कहां बाइंड हुए? काइनेटोकोर। ऑप्शन में काइनेटोकोर दिया ही नहीं, तो फिर क्या टिक कर क्या होगे? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, ऑप्शन में काइनेटोकोर जीवन नहीं होता है, तो देन उस कंडीशन में हम आंसर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर टिक करेंगे। तो क्या सीखा हमने? सारे क्रोमोसोम के अंदर एसेंशियली प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक प्रोटीन लगी होती है जिसका नाम काइनेटोकोर होते हैं, और काइनेटोकोर ही एग्जैक्टली स्पिंडल फाइबर को अटैच करने की जगह है, यही वो साइट होती है। जो बातें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के समझे क्लियर हुई, और ध्यान रखना कौन से क्रोमोसोम में नहीं होता, ये सबके अंदर प्रेजेंट होता है, एसेंशियली सबके अंदर होना जरूरी है। ये तो था प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इसके अलावा एक कॉन्स्ट्रिक्शन और दिखता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसे समझो, ये बच्चों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेंट्रोमियर था। इसके अलावा आप लोगों को एक कॉन्स्ट्रिक्शन और दिख रहा होगा, ये भी सेंट्रोमियर ही है। ये बच्चों सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। इसके अलावा ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी के अलावा जो भी कॉन्स्ट्रिक्शन वो सेकेंडरी है। अच्छा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की खास बात क्या है? ये सारे क्रोमोसोम में नहीं होता, सब में नहीं होता। हमारे 46 से सब 46 में नहीं होता, ये कुछ सिलेक्टेड क्रोमोसोम में होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22। ये बच्चों अपने अंदर जो सिलेक्टेड क्रोमोसोम है बस इन्हीं के अंदर प्रेजेंट है, बाकी सब में नहीं है। फिर सुनना, प्राइमरी किसमें? सब में, लेकिन सेकेंडरी सब में नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड क्रोमोसोम में। कौन कौन से? 13, 14, 15, 21, 22, इन्हीं के अंदर ही यह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता। अच्छा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की खास बात यह होती है कि इस पर एक एरिया लगा होता है जिसको कहते हैं एनओआर। एनओआर का फुल फॉर्म न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्या करता है इसके बारे में अब मैं आपको समझाता हूं। अभी हमने क्या सीखा? एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन फाउंड ऑन फ्यू क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना, फ्यू क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो नोन एज एनओआर, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, और ये 13, 14, 15, 21, 22 इन्हीं नंबर्स पे होती है। अच्छा, ये एनओआर क्या होता है, इस चीज को अब मैं आपको क्लियर करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। ये बच्चों थ्रेड कई बार आ चुका है, क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, और जब बच्चों टीलोफेज आएगी, मतलब एंड हो जाएगा, तो इसी क्रोमोसोम से फाइनली क्रोमेटिन बन जाता है। यही तो हमने सीखा है, पहले भी क्रोमेटिन, बाद में भी क्रोमेटिन। अब इन क्रोमेटिन में से कुछ क्रोमेटिन के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, कुछ क्रोमेटिन के ऊपर ऐसी ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे बाइंड रहती है। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोलस, या न्यूक्लियोलस है। अब बच्चों आगे जब सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात प्रोफेज में सिखाई जाती है कि प्रोफेज के टाइम पर यह न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाती है। बात को सुनना, प्रोफेज के टाइम पर न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है, मतलब यहां से इस न्यूक्लियोलस को गायब कर देते हैं, यह न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है, और जैसे यह गायब होती है तो इससे क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट डेवलप होता है जिसको कहा जाता है एनओआर। एनओआर मतलब न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, मतलब यह रीजन यहां से गायब हो जाएगा, यह बच्चों पार्ट यहां से गायब हो जाएगा, और इसके अंदर का ये जो क्रोमेटिन है, इसी क्रोमेटिन से एक छोटा पार्ट बनेगा जिसको क्या कह देंगे? एनओआर। इसको एनओआर कह देंगे। अच्छा, एनओआर क्यों कहते हैं? जब बच्चों टीलोफेज आएगी, क्रोमोसोम से जब क्रोमेटिन बनेगा, तो ये जो एरिया है कहां से आया? न्यूक्लियोलस से। अरे इसी न्यूक्लियोलस वाला एरिया तो ये है। अच्छा, अब जब टीलोफेज आएगी तो ये एरिया फिर से खुलेगा, और इसी के खुलने की वजह से यहां फिर से न्यूक्लियोलस बन जाएगी, या न्यूक्लियोलस तैयार हो जाएगी। यानी इस एरिया से एग्जैक्टली न्यूक्लियोलस डेवलप होती है,
इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, मतलब न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करने वाला एरिया, जिसको हम शॉर्ट में एनओआर के नाम से जानते हैं। बात समझ में? इसी एरिया से किसका डेवलपमेंट हुआ? न्यूक्लियोलस। अरे ये पार्ट आया न्यूक्लियोलस से है, तो जब ये खुलेगा तो वापस न्यूक्लियोलस ही तो बनाएगा। तो इस पार्ट से न्यूक्लियोलस बनती है, न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, शॉर्ट में इसको एनओआर कहते हैं। लेकिन खास बात, सब क्रोमोसोम में नहीं है, केवल 13, 14, 15, 21, 22 के अंदर ही होता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है ये हमने समझा। एक बार फिर बोल देते हैं, प्राइमरी के अलावा जो है वो सेकेंडरी है, सब में नहीं होता। इसके ऊपर क्या लगा होता है? एनओआर, जो न्यूक्लियोलस डेवलप करता है। मतलब इस जगह से इसी जगह से अल्टीमेटली न्यूक्लियोलस डेवलप होगी, मतलब ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करेगा। क्लियर? अब बच्चों इसको ऐसे समझिएगा, ये हमारे अंदर सारे 46 क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये सारे के सारे 46 हो गए। 22 पेयर एक्स एक्स फीमेल में, मेल में XY आ जाएंगे। अब बच्चों इन क्रोमोसोम को आप ध्यान से देखोगे, सबके अंदर ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन कॉमनली दिख रहा होगा, सब में दिख रहा होगा। ये कहलाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जो 13 वाला है, इसमें बच्चों आपको एक तो प्राइमरी तो दिख ही रहा है, ये तो प्राइमरी तो दिख ही रहा है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा और यहां दिख रहा है जो कि सेकेंडरी है। एक छोटा सा दिख रहा होगा, हल्का सा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी तरह से 14 में दिख रहा है, 15 में दिख रहा है, 21 में दिख रहा है और 22 में दिख रहा है। बाकी नहीं दिख रहा होगा। आप देखो यहां कहीं नहीं दिख रहा है, केवल ये प्राइमरी दिख रहा है, केवल ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रहा है, सेकेंडरी कहीं नहीं दिख रहा है। सेकेंडरी कहां दिख रहा है? तो 13, 14, 15, 21, 22। एक लाइन पूछता हूं मैं आपसे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम? यस। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन ऑल? नहीं। सेकेंडरी तो सिलेक्टेड नंबर में है, और जहां ये सेकेंडरी है यही एग्जैक्टली एरिया क्या बन गया बच्चों? एनओआर। यही तो सब एनओआर वाला एरिया है, तो ये अपने आप में एनओआर भी कह सकते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही अगला पार्ट आता है सैटेलाइट। हम बच्चों क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझ लिया, सेकेंडरी समझ लिया, एनओआर समझ लिया, काइनेटोकोर क्या करता है समझ लिया। अब समझिएगा, क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट है ये टीलोमियर कहलाता है। इधर भी एंड पार्ट टीलोमियर है। अब सोचना, ये तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और ये टीलोमियर, इनके बीच में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसी एरिया को सैटेलाइट कहते हैं। सीधी सी बात है, टीलोमियर और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच का जो एरिया होता है, इसे बच्चों सैटेलाइट कहते हैं। और ये सैटेलाइट भी सब में नहीं होगा। हां, सैटेलाइट भी उसी में होगा। कौन कौन से नंबर? 13, 14, 15, 21, 22। इन्हीं के अंदर ये सैटेलाइट एरिया होगा, बस इन्हीं के अंदर होगा। और सैटेलाइट एरिया इनके अंदर होता है क्योंकि सेकेंडरी के बाद का पार्ट है और सेकेंडरी इसमें ही है। यानी सैटेलाइट वाला एरिया सब में नहीं होता है, और जिनके अंदर सैटेलाइट होते हैं इन्हीं क्रोमोसोम को स्पेशली सेट क्रोमोसोम कहते हैं। तो एनओआर के बाद का पार्ट सैटेलाइट कहलाता है, और जिन क्रोमोसोम में मिलेगा उसको हम सेट क्रोमोसोम कह सकते हैं। क्लियर? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक लास्ट पार्ट बचता है जिसको हम टीलोमियर कह देते हैं। टीलोमियर क्या है आप जानते हैं? एंड पार्ट टीलोमियर कहलाते हैं, बिल्कुल एंड पार्ट। अब इस टीलोमियर की क्या खास बातें हैं, ध्यान समझना कोशिश करना। टीलोमियर को आप ध्यान से देखोगे, पूरा डीएनए बच्चों आपको डबल दिख रहा होगा, दिख रहा है, डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, लेकिन यहां आके ये सिंगल स्ट्रैंड जैसा नजर आ रहा होगा। यही इसकी खासियत है कि पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन एंड पे आके सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, और वही सिंगल स्ट्रैंड एरिया ही टीलोमियर है। तो टीलोमियर की खास बात, क्रोमोसोम का एंड पार्ट होता है, इट हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रखता है। अब इस डीएनए की खास बात क्या होती है कि इसमें फिक्स सीक्वेंस होती है। ऐसा समझो, यहां एक सीक्वेंस मिलेगी, वो सीक्वेंस होती है TTA GGG, इस तरह की TTA GGG सीक्वेंस होती है। और ये सीक्वेंस एक बार नहीं होती, ऐसे बार बार TTA GGG, मतलब ये ऐसे रिपीट करता रहता है, यानी एक तरह का ये रिपीटेटिव डीएनए यहां मिलता है। अब इस सीक्वेंस में आप ध्यान से देखोगे, T आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, A आपको 1 टाइम दिख रहा है, G 3 टाइम्स दिख रहा है। बताओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? ग्वानिन, इसलिए इसको ग्वानिन रिच कहा जाता है। एक बार ये नीट में आ चुका है। टीलोमर कैसे होते हैं तो याद रखिएगा, ग्वानिन रिच होते हैं क्योंकि इसमें ग्वानिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। बात आती है इस टीलोमियर का फायदा क्या है। ये टीलोमियर नॉन स्टिकी एंड होते हैं जो
क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकते हैं। अब बात आती है क्रोमोसोम के फ्यूजन को कैसे रोकते होंगे, बात को सीखने की कोशिश करना। ये बच्चों सिखाने के लिए, यहां सिखाने के लिए मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 बना दिया। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। इस क्रोमोसोम नंबर 1 पर एंड पे यहां सीक्वेंस से समझाने के लिए लेता हूं TTA GGG, और यहीं पे बच्चों आपको समझाने के लिए क्रोमोसोम नंबर 2 ले लेता हूं। ये क्रोमोसोम 2 है और इस पर जो सीक्वेंस आ जाती है इस पे भी सीक्वेंस वही सेम TTA GGG, इस तरह की सीक्वेंस है। जो इस पे सीक्वेंस है वही इस पे सीक्वेंस है। अच्छा, दोनों पे सीक्वेंस सेम है, यानी ये सिमिलर सीक्वेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कभी फ्यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यूजन तो कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। अरे यहां पर G होता, सामने C होता तो फ्यूजन हो जाता, C तो कहीं देख ही नहीं रहा है। यानी जब तक ये टीलोमियर यहां बैठा है तब तक ये फ्यूजन हो ही नहीं सकता। बात को समझना, जब तक टीलोमियर बैठा है तब तक फ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिमिलर पार्ट होते, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, सिमिलर होते। और सिमिलर है, फ्यूज नहीं कर पाते, मतलब ये एक तरह के नॉन स्टिकी है। फिर स्टिकी किसको कहते हैं? जो चिपकते हैं। ये तो चिपकते ही नहीं है, इसीलिए इनको नाम दिया गया नॉन स्टिकी एंड। ये नॉन स्टिकी एंड है, आपस में कभी भी चिपकेंगे नहीं, और ये चिपकेंगे नहीं, क्रोमोसोम कभी फ्यूज हो ही नहीं सकते। तो क्रोमोसोम को फ्यूजन होने में टीलोमियर का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर यहां से टीलोमियर उड़ा दे, मतलब केवल ये डबल रखें और ये टीलोमियर उड़ा दो, इधर से भी टीलोमियर उड़ा दो, तब तो फिर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। यानी जब तक ये सिंगल स्ट्रैंड है तब तक फ्यूजन हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे टीलोमियर काट दो, क्रोमोसोम फ्यूज होने लग जाएंगे। यानी जब तक टीलोमियर बैठा है फ्यूजन नहीं होने देगा। यही इसका सबसे मेन काम है, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम को फ्यूज होने से रोकता है। क्लियर? इस टीलोमियर का रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन एक स्पेशल एंजाइम करता है, टीलोमरेज। बात को सुनना, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज करता है। डीएनए पॉलीमरेज ही डीएनए को रेप्लिकेट करता है, लेकिन इस सिंगल स्ट्रैंड पार्ट का रेप्लिकेशन टीलोमरेज करता है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज एंड पे आके मना कर देता है कि ये सिंगल स्ट्रैंड पार्ट है, रेप्लिकेट नहीं होगा, प्राइमर हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहां पर एप्लीकेशन करने के लिए टीलोमरेज को बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो टीलोमरेज एंजाइम है, इसमें आरएनए प्रोटीन दोनों होते हैं, एक तरह का ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्लियर? टीलोमर की एक खास बात और ये देखी गई है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जा रही है, टीलोमर छोटे होते जाते हैं। हम बड़े हो रहे, हम बड़े होते जाएंगे और ये टीलोमर छोटे होते जाएंगे, ऐसे छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी टीलोमर छोटे होते जाएंगे, और टीलोमर छोटे हो गए तब तो क्रोमोसोम के फ्यूजन के चांस बढ़ेंगे। फ्यूज हो गए, प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं होगी। मतलब एज बढ़ने के साथ साथ क्रोमोसोम फ्यूजन के चांस बढ़ जाते हैं, सेल डिवीजन की रेट कम हो जाती है। और जब सेल डिवीजन नहीं होगा, नई सेल हमारी बॉडी में नहीं बनेगी, तो इससे बुढ़ापा आने लगता है। मतलब ये टीलोमियर एजिंग से रिलेटेड होता है। ये एजिंग से रिलेटेड प्रोसेस में भी इन्वॉल्व देखा गया है। टीलोमियर की मैंने क्या बातें समझाई, एक बार फिर समझना, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार फिर ध्यान सुन लीजिए बच्चों। क्या सिखाया? एंड पार्ट को टीलोमियर कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। सीक्वेंस भी याद रखना, TTA-GGG सीक्वेंस होती है। ग्वानिन की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ग्वानिन रिच होता है। फंक्शन फ्यूजन को रोकता है। आप बताओ मुझे तो फ्यूजन कैसे रोकता है? हां, क्योंकि ये सिमिलर पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और सिमिलर है, सिमिलर कभी चिपक नहीं सकते, तो इसी वजह से ये फ्यूजन को रोकता है। हां, टीलोमियर उड़ा दो तो फ्यूजन हो जाएगा। तो जब तक टीलोमियर बैठा है फ्यूजन हो ही नहीं सकता। एज के साथ साथ टीलोमर छोटे होते जाते हैं, इससे हमारी बॉडी में बुढ़ापा आने लगता है। मतलब ये एजिंग से रिलेटेड भी है। अच्छा, ये एजिंग से रिलेटेड है। कैंसरस सेल की अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। कैंसरस सेल तेजी से डिवाइड करती है, तो ऐसा देखा गया, एक्सेप्शनली ऐसा देखा जाता है कि कैंसरस सेल में इस टीलोमरेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, टीलोमरेज की एक्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो टीलोमियर बढ़िया से रेप्लिकेट करेगा। तो ये पॉइंट एक बार फिर सुन लेना। कैंसरस सेल के अंदर डिवीजन फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि टीलोमरेज की एक्टिविटी वहां पर अच्छे से देखी जाती है। तो कैंसर को ट्रीट करने का एक तरीका यह भी तो हो सकता है कि टीलोमर की एक्टिविटी कम कर दो। जैसे टीलोमरेज की एक्टिविटी कम करेंगे, टीलोमर छोटे होंगे, डिवीजन भी स्लो होने लग जाएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन ये है
कि कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए हम टीलोमरेज की एक्टिविटी को डाउन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हमारे पास रहता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो बातें यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा? मेन कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी है जिस पर काइनेटोकोर लगा होता है। अच्छा, सेकेंडरी पे नहीं होता, काइनेटोकोर हमेशा प्राइमरी पे होता है। प्राइमरी के अलावा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है सेकेंडरी कहलाता है, जिसपे एनओआर होता है। एनओआर टीलोमियर के बीच का एरिया सैटेलाइट है, जो सब में नहीं होगा, सिलेक्टेड क्रोमोसोम में होगा। हाँ, क्रोमोसोम के एंड पार्ट को फिर हम क्या कह देंगे? टीलोमियर कह देते हैं। तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में हमने यहां पर बहुत अच्छे समझा। क्लियर? अगर बच्चों हम कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम है इनकी बात करें, आपकी 12th एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 में एक टेबल बना रखी होगी, तो वही टेबल यहां पर आपके सामने मैंने ड्रॉ की है। आप ये टेबल ऐसा ध्यान रखिए कि किस ऑर्गेनिज्म में कितना है। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। मियोसाइट मतलब डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा। जिस सेल में मियोसिस हो जाए उसको मियोसाइट कहते हैं, और एग्जैक्टली वो डिप्लॉइड ही होगी। तो डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस होता है उसको हम मियोसाइट कहते हैं। एक बार नीट में आ गया था, व्हाट इज मियोसाइट? हाँ, जिसमें मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं, डिप्लॉइड सेल। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल में करेंगे तो हाफ कर देंगे, 23। इसी तरह से हाउस फ्लाई, रेड डॉग, किसमें कितने क्रोमोसोम है ये जस्ट आप ध्यान रखिए। जैसे अनियन के अंदर कितने होते हैं? 16। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी के टेबल है। पहले बच्चों जब एम्स की एग्जाम होती थी तो उसमें इस टेबल से क्वेश्चन आ चुका है। मतलब एक तरफ ऑर्गेनिज्म के नेम लिखे रहते थे, क्रोमोसोम नंबर लिखे थे, मैच द कॉलम का क्वेश्चन ऐसे बना के पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये ध्यान जरूर रखें, हो सकता है नीट में भी इससे क्वेश्चन बना लिया जाए, फ्रेम कर लिया जाए। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां होती है? क्रोमोसोम में कोई जरूरी नहीं कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर हमेशा बीच में हो। यह बीच से स्लाइडली अवे हो सकता है, टिप के नीचे हो सकता है, पोजीशन वेरी कर सकती है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें पहला आता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। मेटासेंट्रिक किसको कहते हैं? जिनमें सेंट्रोमियर मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम हो। यह क्रोमोसोम है एकदम बिल्कुल बीच में लगा हो, यहां पर सेंट्रोमियर बिल्कुल एकदम बीच में लगा हो, एकदम सेंटर में लगा हो, यह कहलाता है मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब मिडिल। अच्छा, इसमें बच्चों ये आर्म बीच में है, तो दोनों आर्म, जैसे ये क्रोमोसोम है बीच में है, दोनों आर्म इक्वल बनेगी। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, सो इट हैज 2 इक्वल आर्म। इसमें दोनों के दोनों इक्वल आर्म रहेंगे। सब मेटासेंट्रिक उसको कहते हैं स्लाइडली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर इस मिडिल से स्लाइडली अवे होगा, थोड़ा सा दूर होगा। अच्छा, थोड़ा सा दूर होगा तो एक आर्म बड़ी हो जाएगी, एक थोड़ी छोटी होगी। तो ये लिख सकते हैं, इसमें एक आर्म थोड़ी छोटी होगी मतलब शॉर्ट आर्म होगी, एक लॉन्ग आर्म हो जाएगी। इसमें बच्चों 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म देखी जाएगी। तो सब मेटासेंट्रिक। अगले नंबर पे आता है एक्टोसेंट्रिक। क्लोज टू इट एंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये जो एंड है इसके क्लोज होगा, एकदम एंड पे नहीं होगा, एंड से थोड़ा सा नीचे आप कह सकते हो, क्लोज टू एंड, ये कहलाता है एक्रो। अच्छा, इसमें एक आर्म बहुत बड़ी होगी, एक बहुत छोटी होगी, तो हम कह सकते हैं इनके अंदर 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। एक तो बहुत छोटी आर्म हो जाएगी और एक बहुत बड़ी आर्म हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। इसमें मिडिल से थोड़ा सा अवे, एक बड़ी आर्म एक थोड़ी छोटी आर्म। इसमें एक्रो में एक बहुत बड़ी एक बहुत छोटी आर्म हो जाती है। टीलो उसको कहेंगे, टीलो मतलब टर्मिनल, टीलो मीन्स टर्मिनल। तो सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पे लोकेटेड है, उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। इसमें बच्चों आप देखोगे बिल्कुल ऐसे टिप पे होता है, एक ही आर्म मिलेगी, दूसरी आर्म इसमें होती है, तो इट हैज ओनली सिंगल आर्म। बात समझ में? 4 टाइप के क्रोमोसोम, फटाफट बोलना। मिडिल में तो मेटासेंट्रिक, स्लाइडली अवे सब मेटासेंट्रिक, टिप के नीचे एक्रो, ऑन द टिप टीलो। तो इसे 4 टाइप के होते हैं। अच्छा, इनमें से लॉन्ग आर्म भी हो सकती है, शॉर्ट आर्म भी हो सकती है। इसी लॉन्ग और शॉर्ट आर्म का जो रेशो कहलाता है उसे बच्चों हम आर्म रेशो कहते हैं। आर्म रेशो मतलब लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म का रेशो, उसी को हम आर्म रेशो के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट आर्म जो होता है उसको पी से इंडिकेट करते हैं, पी फॉर पेटाइट, पी फॉर पेटाइट मतलब स्मॉल। तो जो शॉर्ट आर्म होती है उसको पी से लिखते हैं और लॉन्ग आर्म को हम क्यू से लिखते हैं। तो इसे कई बार क्यू बाय पी रेशो भी कहते हैं, क्यू बाय पी रेशो, क्यू बाय पी रेशो।
तो Q बाई P रेशियो को हम आर्म रेशियो के नाम से जानते हैं। नीट में आ चुका है क्वेश्चन ये। हाँ, आर्म रेशियो के केस में लॉन्ग आर्म रिप्रेजेंटेड बाय, तो लॉन्ग आर्म रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड शॉर्ट आर्म रिप्रेजेंटेड बाय P, P फॉर पेटाइड, ऐसे याद रखिएगा इसको। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं ये भी बच्चों हमने यहां समझ लिए हैं। एक वर्ड आता है बच्चों कैरियोटाइप, और इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप इडियोग्राम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कैरियोटाइप एक तरह से बच्चों क्रोमोसोम की स्टडी है, मतलब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। एक तरह से एक्सटर्नल स्टडी जो होती है वही बच्चों उसका कैरियोटाइप कहा। जैसे मान लीजिए मैंने आप सबको एक एक क्रोमोसोम दिया और कहा जाए इस क्रोमोसोम को स्टडी करिए, सबको ऐसे क्रोमोसोम दे दिया और कहा स्टडी करो, और ये हमें केवल एक्सटर्नल स्टडी करना है, बाहर बाहर से स्टडी करना है। तो ये जो बाहर से जो आप स्टडी करोगे वही बच्चों कैरियोटाइप कहलाता है। अब बात आती है क्रोमोसोम की स्टडी कब करें, सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में हमें स्टडी करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट स्टेज मेटाफेज। तो कैरियोटाइप क्या होता है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उन सबकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना एक तरह से कैरियोटाइप होता है, या आप कह सकते हो एक्सटर्नल स्टडी करने जा रहे हैं। और कौन सी स्टेज में होगी, मेटाफेज के अंदर। अच्छा, स्टडी करते टाइम आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। जब आप क्रोमोसोम को देखोगे तो सबसे पहले यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी साइज कितनी है। सारे क्रोमोसोम एक साइज के तो होते नहीं है, कुछ क्रोमोसोम बड़े होते हैं, जैसे क्रोमोसोम 1 बड़ा है, क्रोमोसोम Y बहुत छोटा होता है। तो हम ये भी तो देखें कि हम क्रोमोसोम की साइज कितनी है। हम ये देखेंगे कि उसमें सेंट्रोमियर कहां है, सेंट्रोमियर मिडिल में है, मिडिल से अवे है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां है, उसमें लॉन्ग आर्म कितनी है, शॉर्ट आर्म कितनी है, वो ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या नहीं वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो कई बातों को लेकर ऐसे क्रोमोसोम की स्टडी करना यही बच्चों कैरियोटाइप कहलाता है। किन किन बातों को लेकर स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम की नंबर काउंट करेंगे, साइज क्या है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है, आर्म रेशियो क्या है, लेंथ ऑफ आर्म मतलब लॉन्ग आर्म कितनी है, शॉर्ट आर्म कितनी है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या नहीं है, जैसे इस क्रोमोसोम में है, हो सकता है कुछ क्रोमोसोम में नहीं भी हो। तो ऐसे कई पॉइंट को लेकर स्टडी करना यह बच्चों कैरियोटाइप कहलाता है। और जब हम स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसको इडियोग्राम कहते हैं। इडियोग्राम मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का बच्चों ऐसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाया जाए। हमने स्टडी की साइज के बेसिस पे, अब हमने इनको साइज के बेसिस पे से अरेंज करते गए, तो अरेंज करने के बाद ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है ये बच्चों कहलाता है इडियोग्राम। अच्छा, जब हम इडियोग्राम बनाते हैं, इडियोग्राम बनाते टाइम क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब यहां क्रोमोसोम सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा, ऐसे आप देखेंगे रिलेटिवली साइज छोटी होती चली जाएगी। हां, एक बात यह ध्यान रखना है, अगर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उन्हें सबसे लास्ट में रखेंगे, चाहे छोटे हो बड़े उससे मतलब नहीं है, उनको लास्ट में रखा जाएगा। तो यहां पर सेक्स क्रोमोसोम आर प्लेस्ड इन लास्ट, लास्ट के अंदर ऐसे सेक्स क्रोमोसोम को रख दिया जाएगा। तो ऐसे कैरियोटाइप का ऐसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए तो उसी को हम इडियोग्राम कहते हैं। तो याद रखना, स्टडी करना कैरियोटाइप, स्टडी के बाद ऐसे प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया जाए तो उसे हम इडियोग्राम के नाम से जानते हैं। क्लियर, जो बात यहां पर अभी ये समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम भी होते हैं बच्चों, उन क्रोमोसोम को हम समझते हैं। इन स्पेशल टाइप में सबसे पहला आता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इन क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे E.G. बाल्बियानी। बाल्बियानी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये बच्चों काइरोनोमस एक इंसेक्ट का नाम है, उस काइरोनोमस इंसेक्ट के लार्वा के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो काइरोनोमस लार्वा के इंसेक्ट के अंदर देखा था, और इंसेक्ट में भी कहां देखा था, स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। मतलब इन क्रोमोसोम को इंसेक्ट के लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड में देखा जाता है, इसलिए इनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए सिखाने के लिए मैंने इस तरह से ये कुछ इस तरह से लार्वा बनाया है, ये लार्वा है। अब इस लार्वा के अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। अब इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पहली बार देखा गया तो इसलिए इनको नाम दिया गया सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। अब यहां से इन क्रोमोसोम को बाहर निकाल के ऐसे ड्रॉ किया गया, ये क्रोमोसोम है। जब इन क्रोमोसोम को यहां पर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आप इन क्रोमोसोम को ध्यान से देखोगे तो इसमें यहां पर ये बच्चों डीएनए आपको दिख रहा होगा। अब ये डीएनए रेप्लिकेट करता है, 1 से 2 डीएनए बनता है। वैसे क्रोमोसोम में 2 ही डीएनए होना चाहिए, यही 2 डीएनए आगे 2 क्रोमेटिड बना देगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये डीएनए यहां पर रेप्लिकेट करता जाता है, ऐसे कंटिन्यूस ऐसे रेप्लिकेट करता जाता है, और एक ही क्रोमोसोम में 512 डीएनए या इसके भी डबल हो जाते,
बात को समझना, क्रोमोसोम एक ही है लेकिन उसमें डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब एक क्रोमोसोम में बहुत सारा डीएनए हो जाता है तो ये डीएनए प्रॉपर अलग नहीं हो पाएंगे। अगर सोचिए क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए हैं तब तो सेंट्रोमियर डिवाइड करके अलग कर देंगे, लेकिन इतने सारे डीएनए हैं सेपरेट नहीं हो पाते, तो इसी से कंडीशन बनती है पॉलीटेनी। तो ये क्रोमोसोम पॉलीटेनी से बने, इसलिए इसको नाम दिया गया पॉलीटीन क्रोमोसोम। एक बार फिर समझना, पॉलीटेनी का मतलब क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम में कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता, बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेट कर जाए तो इससे वो डीएनए सेपरेट नहीं हो पाते, और इसी को हम पॉलीटेनी नाम दे देते हैं। और पॉलीटेनी से बना इसलिए पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। अब बच्चों इसमें इतने सारे डीएनए हैं। अब इन डीएनए में से कहीं कहीं पर कुछ जगह पर ये डीएनए यहां पर ऐसे पैकिंग खोल देते हैं, और पैकिंग खोलने की वजह से ऐसे कुछ जगह पर ऐसे यहां पर लूप जैसा दिखाई देता है। तो इस क्रोमोसोम में कहीं कहीं पे ऐसे लूप दिखते हैं। ये बच्चों कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह से यहां पर पैकिंग खुल गई तो ऐसे लूप बन गए। पैकिंग खोलने का फायदा ये होता है कि इससे आरएनए का सिंथेसिस होगा, फिर ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। अब बच्चों यहां पर एक तरह से ये काम तो यहीं पे हो रहा है लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड में। तो सलाइवरी ग्लैंड में जो प्रोटीन बने, अब ये प्रोटीन क्या करते हैं, इस लार्वा को एडल्ट में चेंज करने का काम कराते हैं। और एडल्ट में चेंज करा रहे मतलब मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। क्या सीखा एक बार फिर समझना, बहुत सारे डीएनए थे, इनमें से कुछ जगह पर इन डीएनए ने पैकिंग को खोला, और पैकिंग खुलने से ऐसे लूप बन गए। इन लूप को पफ या बाल्बियानी रिंग कहा जाता है, और इन्हीं बाल्बियानी रिंग से आरएनए बने, प्रोटीन बने। उन प्रोटीन का फायदा यह था कि ये लार्वा को एडल्ट में चेंज करा रहे थे, मतलब मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। मतलब इनका अल्टीमेटली अगर रोल देखा जाए तो ये मेटामॉर्फोसिस में होता है। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? इन दिस क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स आर वेरी हाई। क्रोमेटिड्स हाई मतलब डीएनए ज्यादा है तो क्रोमेटिड्स भी अल्टीमेटली ज्यादा होगा। एक क्रोमेटिड में एक डीएनए, बहुत सारे डीएनए हैं तो बहुत सारे क्रोमेटिड होंगे, तो क्रोमेटिड्स की नंबर हाई होती है। इन क्रोमोसोम में कुछ प्लेस पर ऐसे कुछ हल्के से स्वेलन एरिया दिखते हैं, इनको बाल्बियानी रिंग या पफ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बाल्बियानी रिंग किसके फॉर्मेशन में काम आती है? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इससे अल्टीमेटली आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एनईटी में आ चुका है क्वेश्चन। बाल्बियानी रिंग किसके सिंथेसिस में यूज होती है? आरएनए एंड प्रोटीन। और यही आरएनए प्रोटीन मेटामॉर्फोसिस या माउल्टिंग प्रोसेस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम की जो स्पेशल पॉइंट है ये याद रखना सभी। बाल्बियानी साइंटिस्ट ने देखा था, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर देखा, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्रोमेटिड्स हाई होती है, कहीं कहीं पे इसमें स्वेलन एरिया बन जाता है जो कि रिंग कहलाते हैं, बाल्बियानी रिंग, जो कि आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्लियर? और ये प्रोटीन फिर मेटामॉर्फोसिस में काम आते हैं। इसी से मिलता जुलता एक क्रोमोसोम और आता है जिसको हम लैम्ब्रुश क्रोमोसोम कहते हैं। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम को देखा गया है एम्फीबियन के oocytes के अंदर। oocytes के अंदर इनको देखा गया। अच्छा, ये देखने में लैम्प को साफ करने वाले ब्रश जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लैम्प ब्रश। पुराने जमाने में लालटेन आया करता था, उसके ऊपर ऐसे ग्लास का एक को रखा जाता था, तो उस ग्लास को साफ करने के लिए ब्रश काम में लेते थे। आज के टाइम पर ऐसे ब्रश आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब साफ करने में यूज होते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब साफ करने वाले ब्रश है, पुराने जमाने में लैंप को साफ करने में काम आते थे, इसलिए इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये बनते कैसे समझिएगा। ये हमेशा नहीं दिखते, ये एम्फीबियन के oocyte में ऑब्जर्व किए जाते हैं। oocyte मतलब जब बच्चों मियोसिस से गैमिट्स बन रहे होंगे, ओवा बन रहा होगा, तो उस टाइम क्या होता है, जब मियोसिस फर्स्ट चलती है, तो मियोसिस का हल्का सा आइडिया आपको होगा भी, और फिर समझ लीजिए सेल साइकिल की शुरुआत तो G1 से हुई, G1 S G2, मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, इस तरह से नाम दे देते हैं। अब यहां जो प्रोफेज फर्स्ट होती है इसके 5 सब पार्ट होते हैं। उसमें पहला आता है एल मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब बात समझिएगा, जब बच्चों G1 स्टेज आती है तो यह थ्रेड दिखता है जिसका नाम क्रोमेटिन है। फिर जैसे जैसे साइकिल आगे जाएगी यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेगा। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गया। अब बच्चों होता क्या है, यहां पर एक क्रोमेटिन से एग्जैक्टली यहां पर ऐसे क्रोमोसोम बन गया। जैसे डिप्लोटीन स्टेज आती है, डिप्लोटीन आते ही डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। oocyte के अंदर हमेशा नहीं, जब oocyte का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहां पर डिप्लोटीन आते ही डिवीजन अरेस्ट हो गया, डिवीजन यही रुक गया। अच्छा, जब यहां डिवीजन रुक गया तो अब इन क्रोमोसोम ने सोचा कि डिवीजन रुका हुआ है, हम ऐसे ही पड़े हुए, तो क्यों ना सेल के लिए कुछ काम किया जाए।
और इन्होंने क्या किया, सेल के लिए कुछ काम करने के लिए इन्होंने यहां पर बच्चों ऐसे पैकिंग को खोलना चालू किया, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर तो कंडेंस फॉर्म होता है। तो इन्होंने काम करने के लिए आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए पैकिंग को खोला, और जैसे पैकिंग को खोला तो पैकिंग खुलने की वजह से ये बच्चों ऐसे दिखने लग जाते हैं जैसे कि लैंप को साफ करने वाला ब्रश है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। और कहां दिख रहे हैं, डिप्लोटीन में। इस डिप्लोटीन में ये पैकिंग खोल देते हैं। अच्छा, पैकिंग खुली तो लैंप के ब्रश जैसे दिख गए, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। अब पैकिंग खुलने से फायदा यह हुआ कि इससे बन गए आरएनए, और आरएनए से बना प्रोटीन। यह सारा काम हो रहा है ओवा के अंदर। अब ओवा में ये जो प्रोटीन बने हैं यही अल्टीमेटली आगे जाके योग का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये क्रोमोसोम से जो प्रोटीन बने योग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और योग बनने की इस प्रोसेस को स्पेशली आप जानते भी है वाइटेलोजेनेसिस। मतलब इन क्रोमोसोम का रोल वाइटेलोजेनेसिस में होता है। तो क्या मैंने आपको समझाया, लैंप ब्रश क्रोमोसोम कब देखे जाते हैं, एम्फीबियन के उस साइड का जब डेवलपमेंट हो रहा है तब देखे गए। और कौन सी स्टेज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में दिखते हैं। तो ये डिप्लोटिन स्टेज के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं। क्लियर। और देखने में ऐसा लगता है जैसे लैंप को साफ करने वाले ब्रश हो, इसलिए लैंप ब्रश। इन क्रोमोसोम से जो अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है कहां यूज होता है, योग फॉर्मेशन, मतलब ये वाइटेलोजेनेसिस में। इस तरह से बच्चों ये पैकिंग इनकी खुल जाती है, एग्जैक्टली ऐसे दिखते हैं। ये वाइटेलोजेनेसिस योग फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोनों तरह के क्रोमोसोम स्पेशल टाइप के याद रखिएगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैंप ब्रश क्रोमोसोम। पॉलीटीन मेटामॉर्फोसिस में काम आते हैं, लैंप ब्रश वाइटेलोजेनेसिस में काम आते हैं। ये बच्चों अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखे, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आप लोग इन दोनों स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम को भी ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इन पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर।